नमस्कार, बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक के तीसरे और आखिरी दिन संघ ने साफ कर दिया है कि वो अपने एजेंडे पर कायम है। आरएसएस की ओर से साफ कहा गया है कि आर्टिकल 370 अयोध्या में राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उसकी नीति वही है जो पहले थी। इस बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। पीएम के सामने संघ नेता बैठक का ब्यौरा पेश करेंगे। 3 दिनों की इस बैठक में सरकार के काम सिविल कोड को लेकर उसकी नीति वही है जो पहले थी। इस बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। पीएम के सामने संघ नेता बैठक का ब्यौरा पेश करेंगे। 3 दिनों की इस बैठक में सरकार के कामकाज, सामने आने वाली चुनौतियां, शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों पर संघ के तमाम सहयोगी संगठनों के बीच चर्चा हुई। लेकिन बैठक खत्म होने से ठीक पहले संघ का अपना एजेंडा दोहराना अब बीच बहस में है। सवाल यही है कि सरकार और संघ की इस बैठक का मतलब क्या है। सबसे पहले सुनिए आज की बैठक के बाद सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बयान। राम जन्मभूमि वगैरह के जो है संघ ने पहले से कहा है, हिंदू समाज के संत महात्मा धर्मात्मा धर्म संसद इस विषय को समय समय पर वो दिशा देते, कार्यक्रम तय करते हैं। संघ कार्यक्रम नहीं तय करता, संघ इस पर डिमांड नहीं करता। संघ इतना ही है, धर्माचार्य ने जो विषय तय किया है उस दिशा में हम चलते हैं। ऐसे पहले दिन से हमारा कमिटमेंट है। राम जन्मभूमि पर मंदिर होना चाहिए, जैसा हम सब जानते हैं। आज कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में वो विषय है, तो इसलिए सुलझाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के पहले मैनिफेस्टो में जो कहा है उसको उस दिशा में जाएंगे। समय है, उन्होंने अपने टाइम टेबल बनाया है। वी विल वेट फॉर देयर। कांग्रेस कह रही है कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स आके यहाँ प्रेजेंटेशंस वगैरह कर रहे हैं, आप उनके वर्क का अप्रेजल कर रहे हैं, जैसे एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की आपकी तरफ है बजाय इसके कि पीपल ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी के लिए वो कह रहे हैं। कांग्रेस क्या कहता है इसको उत्तर देना संघ के, वैसे तो कोई हमारे नहीं बनता है। तो इसलिए जिन्होंने रिमोट कंट्रोल के इतने चलाए हैं उनको कहने के नैतिक अधिकार भी नहीं है। इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने संवाददाता संजय शर्मा का रुख करते हैं। संजय, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर अभी? देखिए अनुराग, संघ के नंबर 2 के बाद में नंबर 2 बनने वाले दत्तात्रेय होसबोले खुद यहां पर बाहर आए थे। उन्होंने आकर के मीडिया से बातचीत की। 3 दिन चली बैठक का पूरा ब्यौरा उन्होंने मीडिया के सामने पेश किया। मंत्रियों से चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। सरकार के कामकाज की समीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी बैठक के भीतर गए हैं। लगभग 1 से 2 घंटे अंदर बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संघ के आला नेताओं से चर्चा होगी। उसके बाद में संघ के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पूरा रोड मैप देने वाले हैं, एक पूरा एजेंडा देने वाले हैं कि संघ आखिर क्या चाहता है सरकार से। संघ ने हालांकि दत्तात्रेय होसबोले ने बाहर आकर के सरकार की पीठ थपथपाई है। मोदी सरकार के कामकाज की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पीठ भी थपथपाई। लेकिन संघ का जो असली एजेंडा, चाहे राम मंदिर की बात करें, धारा 370 की बात करें, कश्मीर की बात करें, कश्मीरी पंडितों की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ये सारे के सारे एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ साफ दिए जा रहे हैं। 2017 के पहले राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। धारा 370 की बहस शुरू करके कुछ न कुछ प्रयास शुरू करना चाहिए। पीडीपी बीजेपी की सरकार कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, इससे संघ को कोई मतलब नहीं है। लेकिन संघ यह जरूर चाहता है कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास वहां पर हो, उनका हित हो, उनके हितों की रक्षा होना चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश को आरएसएस ने अपना ही भाई, अपने ही परिवार का भाई बताते हुए यह कहा कि उसको ठीक करना हमारा काम है। जिस तरह से पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई होती थी, उस तरह की अगर लड़ाई होती तो धर्म रक्षा के लिए लड़ाई भी करना जरूरी है। अनुराग, यानी कि साफ कर दिया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को संघ, आरएसएस अपनी जिस तरह से सांस्कृतिक नक्शे में भी वो पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत में ही मानता है, भारत का ही अभिन्न अंग मांगता है, उसी तरह से आज भी संघ ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा रहे हैं, उसी जमीन का टुकड़ा रहे हैं। अनुराग,
संजय, मैं लौटूंगा आपके पास। पंकज वोरा सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। संघ पंकज जी साफ तौर पर कह रहा है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग इस बैठक पर सवाल न उठाएं, सरकार के कामकाज को लेकर के इस बैठक में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही। फिर आखिर इस बैठक के मायने क्या हैं? क्योंकि आर्टिकल 370 पर और राम मंदिर पर जिस तरीके से संघ का इस बैठक को लेकर रवैया रहा है, क्या आप ये बता सकते हैं कि एक नई गाइडलाइन सरकार को संघ की तरफ से दी जा रही 370 को लेकर और राम मंदिर को लेकर के, या फिर इस बैठक का कुछ और मकसद है? देखिए, जो संघ जो है, जो आरएसएस है, वो हमेशा से बीजेपी का मार्गदर्शन करता रहा है और अब भी आगे चल के भी करता रहेगा। सिर्फ जो मीटिंग दिल्ली में हो रही है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि संघ बुलाकर सब लोगों से उनका जो है रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है। उससे वो अपने काडर को और जो बीजेपी का काडर है उसको एक सिग्नल दे रहा है कि अभी भी हमारी अहमियत है। क्योंकि जब मोदी सरकार जब आई थी तो ऐसा लगना लोगों को शुरू हो गया था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है ये ही सब कुछ, जो कुछ बीजेपी में हो रहा है, ये ही तय करेंगे। तो संघ जो है दोबारा से एक तरह से एजेंडा ये तय करना चाह रहा है, एक सिग्नल दे रहा है कि हमारा जो है मोदी जी भी और अमित शाह भी जो है हमारे ही प्रचारक रहे हैं और जो है कि जो हम कहेंगे, हमारे जो विचार हैं उन्हीं को आगे लेके जाएंगे। 370 धारा को शुरू किया जरूर है, लेकिन उसमें ज्यादा मैं मायने इसलिए नहीं मानता क्योंकि जब 370 धारा को पीछे रखा गया था जम्मू एंड कश्मीर में सरकार का, जब नई सरकार का गठबंधन हुआ था, तो उसमें संघ को जो है कि कॉन्फिडेंस में लिया गया था। राम माधव जी जो संघ के भी स्पोक्स पर्सन रहे हैं, अब बीजेपी में है, उन्होंने एक बड़ी भूमिका उस पर प्ले की थी। तो जो है कि संघ का जो एजेंडा है वो बिल्कुल वेल नोन है और बीजेपी का भी एजेंडा वेल नोन है, लेकिन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की जो एक तरह से वो आगे ले जाना पड़ता है, तो उसमें कई चीजें बैक बर्नर में रखनी पड़ती हैं। लेकिन संघ बीजेपी की सरकार को ये दोहरा के कह रहा है कि जो हमारा जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको हम बिल्कुल कमिटेड है। हमारे जो लोग जो हमारे साथ देते हैं वो हमेशा हमारे साथ इसलिए देते हैं क्योंकि हम जो है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो उससे भटकना नहीं और उसके चलते जो है बाकी जो कुछ करना है करो। ठीक है संजय, यहां विरोधियों को एक मौका मिला है ये प्रचारित और प्रसारित करने का कि देखो भाई, हम तो पहले ही कहते थे कि मोदी साहब और उनकी सरकार संघ से संचालित है, इनका हेडक्वार्टर जो है वो नागपुर में है, वहां से रिमोट कंट्रोल जो आदेश देता है उस हिसाब से सरकार चलती है। मतलब कैसे अब सरकार इस संघ की बैठक से अपने एजेंडे को अलग दिखाएगी अगर वो ये साबित नहीं कर पाती है कि भाई अगर के संघ संचालित नहीं है वो? देखिए, दत्तात्रेय हसबोले इस सवाल पर काफी भड़क गए थे। हम ही ने उनसे पूछा था कि क्या मंत्रियों का यहां पर आना, आपको सरकार के अंदर की बातें बताना, क्या किसी तरह के पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन तो नहीं है? दत्तात्रेय हसबोले इस पर काफी भड़क भी गए। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि दत्तात्रेय हसबोले ने बातचीत यहां से शुरू की कि यह किसी तरह की सरकार की समीक्षा नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस के बीच में विचारों का आदान प्रदान है। यानी कि समीक्षा बैठक को आरएसएस नाम दे रहा है विचारों के आदान प्रदान का, लेकिन रिमोट कंट्रोल वो बन चुका है। उसने ये साबित कर दिया कि वो रिमोट कंट्रोल है। खुद सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहां पर इसी दरबार में आना पड़ा है, वो खुद हाजिर हुए हैं। उनकी सरकार के 10 से 12 अहम मंत्रियों को यहां पर आना पड़ा है। तो ये एक तरह से रिमोट कंट्रोल नहीं तो और क्या, इसको इस बात को कभी भी तो सरकार दबा पाएगी। और संजय, हम सब जानते हैं कि संघ ने साफ तौर पर कहा कि 2017 तक राम मंदिर बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, सरकार को इस तरीके से काम करे कि राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो सके। आसिफ मोहम्मद खान हमारे साथ एक्स एमएलए कांग्रेस के जुड़ रहे हैं इस वक्त। आसिफ मोहम्मद खान साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, आपको क्या समझ में आता है संघ और सरकार के बीच ये जो बैठक हो रही है इसका क्या एजेंडा होगा, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब तो पहले भी बिल्कुल वाजे है, क्लियर है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि रिमोट कंट्रोल के जरिए नहीं चला रही आरएसएस इस सरकार को, बल्कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है आरएसएस का। और जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी का बुखार अवाम से उतरेगा और ये सरकार नाकामयाबी की तरफ को चलेगी, बैकफुट पर आएगी, तो आरएसएस अपना एजेंडे के जरिए फिर से इस जो बैलून था इसमें हवा भरने की, नरेंद्र मोदी के बैलून को फिर से इसमें हवा भरने की कोशिश करेंगे।
नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि संघ की तरफ से साफ कहा गया है कि सरकार के कामकाज की समीक्षा इसका एजेंडा नहीं है इस बैठक का। नहीं, देखिए अब हमेशा से जो बीजेपी की गवर्नमेंट आरएसएस के एजेंडे पर ही चली है। पिछली बार चाहे गवर्नमेंट एनडीए की रही हो, चाहे इस बार रही हो, हमेशा आरएसएस के जो बनाए हुए एजेंडे पर, चाहे वो एजुकेशन का सिलेबस हो, चाहे अभी आपने देखा कि किस तरह से औरंगजेब साहब का नाम हटाकर एक खास कम्युनिटी में एक खास मैसेज देने की कोशिश करी, ये तमाम पहलू जो हैं ये सभी आरएसएस के एजेंडे में ऑलरेडी शामिल हैं, फीड हैं, और उसी के तहत ये सरकार जो है काम कर रही है। आप को लगता है पंकज वोरा साहब के संघ के एजेंडे पर सरकार काम कर रही है पूरी तरह से? देखिए, संघ के एजेंडे पे कई चीजों पे सरकार भटक गई थी, जैसे लैंड ऑर्डिनेंस था और जो लैंड बिल का जो पूरा था, तो जो आरएसएस का जो मत था और जो बाकी इनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनका व्यू जो था वो सरकार के साथ इत्तेफाक नहीं रखता था। तो इसलिए जो है सरकार के ऊपर और बीजेपी की ओर प्रेशर था कि इस लैंड बिल को इस रूप में मत लाया जाए, जिसके तहत जो है मोदी जी ने जो है उसको एक तरह से बहुत क्वाइट बरियल दे दिया है। उस तरह से आरएसएस, जैसे ये आसिफ साहब कह रहे थे, इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल ओपन कंट्रोल है, बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल है, इसमें दो राय नहीं है। और ये मैसेज जो है आरएसएस अब डिलिबरेटली दे रही है और बहुत स्ट्रांगली दे रही है। वो चाह रही है कि क्योंकि एक तरह से धारणा बन गई थी कि एक आदमी या दो आदमी ही सरकार को चला रहे हैं, तो उस पे जो है कि जो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको ये आरएसएस बता रही है कि जो हमारी आइडियोलॉजी है फाइनली जो है उसी पे चलना है। इंडिविजुअल्स जो है आते हैं जाते हैं, अपनी भूमिका लेकर चले जाते हैं, लेकिन एक आइडियोलॉजी और एक जो धारणा है, जो विचारधारा है, उसके साथ ही हम आगे चलेंगे तो हमारे को आगे जाके अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने में कामयाबी मिलेगी। जी, चलिए, डॉक्टर दिनेश शर्मा भी हमारे साथ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनके पास जाने से पहले मैं एक बार फिर सुना देना चाहूंगा सहसर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने क्या कुछ कहा है, और इस बयान को सुनने के बाद सीधे हम रुख करेंगे दिनेश शर्मा जी का। कि ऐसे कोई एजेंडा सरकार के लिए हमने दिया ही नहीं। भारत के लोगों के मन के एजेंडा को लेकर भारत की सरकार काम करे और नरेंद्र मोदी नेतृत्व की सरकार इस दिशा में आगे बढ़े, यही हमारी कामना है और काफी हद तक उस दिशा में वो जा रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा, होसबोले साहब भले ही कह रहे हैं कि हमने सरकार के हाथ में किसी तरह का कोई एजेंडा निर्धारित नहीं किया है, लेकिन आप सुन रहे होंगे इस डिबेट को, यहां चाहे कांग्रेस के लोग हों या फिर हमारे संवाददाता हों या फिर वरिष्ठ पत्रकार हों, सबका मानना यह है कि एक आइडियोलॉजी तो तय की है संघ ने सरकार के लिए। देखिए, पहली बात तो मैं उस बैठक में हूं नहीं, और दूसरी चीज उसके लिए टिप्पणी करने के लिए भी अधिकृत नहीं हूं। एक सामान्य प्रक्रिया की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो लोग संघ को जानते हैं वो उसकी कार्य पद्धति से भी अच्छी तरह अवगत हैं। विभिन्न क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जाते हैं और अच्छी प्रकार से काम करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती है, तो कहीं सेवा भारती है, विभिन्न उसी तरीके से पॉलिटिकल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी है। तो संघ के ही स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्य करते हैं और उनका कार्य दिशा तय होती है। वो अपने अनुसार अपने कार्यों का संचालन करते हैं, अपनी नीति का निर्धारण करते हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी घोषणा पत्र जब चुनाव लड़ा था तो जारी किया है, और निश्चित रूप में जो घोषणा पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। जितनी भी बातें उसमें कही गई हैं, तो इसमें किसी प्रकार का ये कहना कि विभिन्न प्रकार की बातों पर बहस हुई होगी, विचार हुआ होगा, दिशा निर्देशन हुआ होगा, मैं समझता हूं कि संघ जब से जनसंघ की स्थापना हुई है और उसके बाद 1980 से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, तब से एक प्रक्रिया है कि जो विचार परिवार है, जो संघ परिवार के साथ में विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक क्षेत्र से लेकर सेवा और स्वास्थ्य से लेकर विभिन्न प्रकार के जो संगठन है, उनका समन्वय बैठक की प्रक्रिया है। निचले स्तर पर जो जिला प्रचारक स्तर पे और विभिन्न प्रकार के अन्य संगठन बैठते हैं मासिक रूप में, और साल में भी इस प्रकार के जो विभिन्न संगठन के लोग हैं जो समान विचारधारा के, वो लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं। ये अभी से नहीं, ये जनसंघ के समय से चलती आ रही एक सतत प्रक्रिया है। इसमें नयापन कुछ नहीं है कि यहां पर आकर कोई अपनी बात को थोपने वाला है, कहने वाला है।
प्रत्येक संगठन अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप ठीक जो कह रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में है वो राजनीतिक क्षेत्र को करता है, जो सेवा के क्षेत्र में है वो सेवा के क्षेत्र को करता है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में है संघ परिवार का जो विंग है वो सेवा के क्षेत्र में करता है। तो इसलिए इस प्रकार की चर्चा करना कि विशेष परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी चले गए तो प्रधानमंत्री जी स्वयं सेवक के रूप में, एक कार्यालय के स्वयं सेवक के रूप में, एक सेवक के रूप में रहे, फिर स्वयं सेवक बने, जिला प्रचारक बने, विभिन्न संगठनों में काम करने के बाद में आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनका जाना या आना ये सहज प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, कोई नई बात नहीं है। वो प्रारंभ से ही तमाम प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता करते रहे हैं। तो इसलिए इस पर चर्चा करना, मैं समझता हूं वो लोग जो नहीं जानते हैं वो ये बताते हैं कि बैठक में ये चर्चा हुई होगी, बैठक में वो चर्चा हुई होगी। विभिन्न संगठन अपने प्रकार की चर्चा रखते हैं, ये उनका अपना कार्य। क्या आर्टिकल 370 और राम मंदिर पर चर्चा नहीं हुई है? देखिए, जो बैठक में जाते हैं वही उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। मैं बैठक में नहीं था तो किन विषयों पर चर्चा हुई होगी ये कल्पना लगा के उस पर टिप्पणी करना, ये तो ऑफिशियल देखिए, जो बैठक में जाते हैं वही उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। मैं बैठक में नहीं था तो किन विषयों पर चर्चा हुई होगी ये कल्पना लगा के उस पर टिप्पणी करना, ये तो ऑफिशियल खबर बाहर आई है भाई कि 370 पर जो चर्चा हुई है, राम मंदिर पर जो चर्चा हुई है, राम मंदिर के बारे में तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा। देखिए, जो अधिकृत बयान जिस संगठन की तरफ से आया है वो इस बयान, लेकिन आप बीजेपी की तरफ से तो बोलने के लिए अधिकृत है ना। बीजेपी की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है और बैठक के बाद अगर कोई चर्चा के संदर्भ में बयान देने की आवश्यकता होगी तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। इस बैठक को लेकर के आसिफ मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जो कुछ कहा, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये मुल्क जो है गंगा जमनी तहजीब से चलेगा, की विचारधारा से चलेगा, और ये मुल्क जो है ये इस मुल्क से प्यार करने वालों की विचारधारा से चलेगा। ये किसी खास पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे आरएसएस हो या किसी पर्टिकुलर सोच से ये मुल्क नहीं चलेगा। और अगर इसको थोपने की कोशिश की गई इस मुल्क पर, चाहे 370 हो, चाहे बाबरी मस्जिद वाला मसला हो, चाहे और बहुत से इश्यूज हैं जो आरएसएस के एजेंडे में हैं, अगर इसको थोपने की कोशिश की गई तो जो इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का एक सोच है और एक सभ्यता है, वो दरहम बरहम हो जाएगी और इस मुल्क को सैकड़ों साल ये विचारधारा पीछे लेकर चली जाएगी। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं। और कहीं ना कहीं आज की दिन में पहले कहते थे कि कौवा कान ले गया, एजेंडा है आरएसएस, कौवा ले गया कि नहीं ले गया, इसके बजाय आप उसको ये चिल्लाने लगे कि हो गया। अभी प्रकरण में कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई चर्चा का उल्लेख खुलकर विस्तृत रूप में आया नहीं, उससे पहले अनुमान लगाना कि ये होता तो ये हो जाएगा, उचित नहीं। देखिए, आरएसएस की जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, वो हिडन एजेंडे के तहत किया जाता है। जैसे अभी आपको मैं मिसाल दूं कि महेश गिरी जी जो ईस्ट दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम रखवाना था तो प्रधानमंत्री को यह लेटर लिखना था कि ईस्ट दिल्ली, जहां से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, महेश गिरी जी जहां से हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के फला इंस्टीट्यूशन या फला रोड का नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से रख लीजिए। बल्कि यह आरएसएस का हिडन एजेंडा है कि औरंगजेब साहब का नाम मैं नहीं जानना हूं कौन सा बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आसिफ मोहम्मद खान साहब जानकारी के लिए बता दूं कि सड़कों का नामकरण प्रधानमंत्री नहीं करते। सड़कों का जो नामकरण है वो स्थानीय निकाय की जो इकाई होती है, नगर निगम, उसकी बॉडी करती है। तो आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सड़क पर आ गए, हम तो बैठक में थे। पार्लियामेंट नहीं, हम तो संघ और सरकार की बैठक में थे, सड़क पर क्यों आ गए? उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर क्यों लिखा? सड़क से चलिए बैठक में। एक बात बताइए, हम बैठक पर थे जी, हम बैठक पर थे। नहीं, मैं ये बात डॉक्टर दिनेश शर्मा, चलो छोड़िए ना, वो सड़क वड़क छोड़िए, आरएसएस, नहीं सड़क छोड़िए। डॉक्टर दिनेश शर्मा, अगर संघ ये कह रहा है कि उसने कोई एजेंडा सरकार को नहीं दिया है, सरकार के कामकाज की समीक्षा करना उसका इस बैठक में मकसद नहीं है, तो फिर सरकार के साथ बैठक का मकसद क्या है? देखिए, पूरी सरकार का इसमें एजेंडा नहीं होता।
जो स्वयंसेवक होते हैं, विभिन्न पदों पर आसीन होते हैं, अलग अलग संगठनों के लोग, वो एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के बाद आपस में मिलते हैं, अपने अपने किए गए कार्यों का उल्लेख भी करते हैं और एक दूसरे से अच्छी चीजों की सलाह भी प्राप्त करते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत अभी से नहीं, वो 50 वर्षों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है और उसमें हर व्यक्ति आते हैं जो इसके लिए अधिकृत होते हैं, हर संगठनों के प्रमुख व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं और यही प्रक्रिया नीचे तक आती है। तो इसमें आज की बैठक हो जाना और बैठक में जब लोग मिलेंगे तो जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक व्यक्ति मिलेगा तो वो राजनीतिक चर्चा करेगा, जो सेवा के क्षेत्र का व्यक्ति होगा वो सेवा के क्षेत्र की बात करेगा। तो ये सामान्य प्रक्रिया में एक अच्छी चीजों को ग्रहण करना और देश हित में कोई काम करने के लिए अपने आप को संकल्पित करना, ये मैं समझता हूं ये तो अच्छी चीज है। न कि इसकी आलोचना की जाए बल्कि इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि लोग विचार विमर्श के आधार पर निर्णय करते हैं, सोच समझ कर निर्णय करते हैं, तो निश्चित रूप से सकारात्मक कदम होता है। कोई भी काम करे, अब ये अलग विषय है कि पहले की जो सरकारें थी वो विचार विमर्श के बजाय एक आदेश का प्रवाह जाता था। वहां पर पीएम हाउस को तो पीएम उसके अनुसार काम करते थे। जब सरकार चल रही थी तब ये प्रश्न नहीं उठाया गया कि मनमोहन सिंह जी गाइड कहां से हो रहे हैं। आज जब स्वतः से कार्य कर रही सरकार तो उसके बारे में इस प्रकार का कहना मैं समझता हूं कि ये समप्रासंगिक नहीं है। ठीक है, पंकज वोरा साहब, जब ये बाहर आ चुका है बैठक में से कि आर्टिकल 370 पर संघ ने क्या कहा, राम मंदिर को लेकर के क्या कहा, तो बीजेपी की क्या मजबूरी है ये कहना कि ये बैठक सिर्फ विचारों के आदान प्रदान की बैठक है? देखिए, बीजेपी भी जानती है कि जो है संघ ही सारा एजेंडा बिल्कुल ले करता है और उसी के आधार पे बीजेपी की जो भी भाई, तो बीजेपी का भी तो एजेंडा था राम मंदिर, तो खुल के क्यों नहीं कह देते कि हाँ हमारी बात? बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला है पिछली 2-3 इलेक्शन में, उसमें राम जन्मभूमि का जो एजेंडा था उसको काफी पीछे करके रखा गया था, क्योंकि उसको उतनी अहमियत नहीं दी थी जो अडवाणी जी के दौर पे दी जाती थी। तो बीजेपी जो है थोड़ी सी अपने जो कोर इश्यूज थे उनके उससे हटी हुई थी और जो पिछली इलेक्शन में भी उन्होंने गवर्नेंस और डेवलपमेंट का नकाब पहनकर जो है ये सब चीजों को छुपाने की कोशिश की गई थी उनकी तरफ से। लेकिन जो है इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है वो परसेप्शन का प्रॉब्लम आ रहा है कि एक सरकार जो है चुनी हुई सरकार है जिसको लोगों ने, इस देश के आवाम ने चुना है और ये जो बीजेपी के जितने सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो जो है पार्लियामेंट में लोगों ने डायरेक्टली चुन के उनको भेजा गया है। उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो पार्लियामेंट और लोगों के उसमें पहले है, आरएसएस और उससे कम है। मतलब कि अगर ये सब क्लोज डोर्स के अंदर और बिल्कुल चुपचाप से इनफॉर्मल तरीके से मीटिंग होती तो उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्योंकि वहां पे पब्लिसाइज किया जा रहा है, मंत्री जा रहे हैं और प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जो कि काफी दिनों के बाद। संजय शर्मा से एक लास्ट रिएक्शन ले लेता हूं। संजय शर्मा, ये बताएं कि ये जो ठप्पा लगा है आइडियलिज्म का कि भाई अब तो ये तय हो गया, इसका रंग गहरा हो गया कि संघ के आइडियलिज्म पर बीजेपी चलती है, बीजेपी की सरकार चलती है, मोदी साहब चलते हैं, उसका एजेंडा संघ ने बताया है सरकार को। इस पर क्या प्रतिक्रिया बीजेपी के नेताओं की थी कि अब बाहर निकल के किस तरीके की सफाई देनी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिलहाल कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो ये इतना जरूर कह रहे हैं कि आरएसएस के साथ हमारी बैठकें होती रहती हैं। ये आज से नहीं हो रही, सालों से इसी तरह की बैठकें चलती रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी इस तरह की बैठकें का दौर चलता रहता था, विचारों का आदान प्रदान होता। बीजेपी के नेता सिर्फ यही कह रहे हैं। लेकिन अनुराग, मैं आपको यहां पर यह जरूर बता दूं कि ये जो बैठक आज हुई है ये बीजेपी के लिए जरूरी नहीं था जितना कि आरएसएस के लिए जरूरी था। आरएसएस अपने कैडर को यह बताना चाहती थी कि सरकार बीजेपी की है लेकिन आज भी हमारे इशारों पर चलती है। आरएसएस को अपने कैडर में मैसेज देना बहुत जरूरी था। जिस तरह से 1.5 साल पूरा हो चुका था मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री अपने ही एजेंडे पर काम कर रहे थे, उसके लिहाज से मोहन भागवत के लिए, आरएसएस के लिए यह मैसेज देना बहुत जरूरी था अपने कैडर को कि नहीं, ये सरकार हमारी है और हमारे ही एजेंडे पर सरकार चलेगी। तो अब जवाब डॉक्टर दिनेश शर्मा और उन जैसे प्रवक्ताओं को ढूंढना है कि क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि संघ ने मैसेज अपना साफ कर दिया। संघ को इस बैठक की बीजेपी से ज्यादा जरूरत थी अपने कैडर को यह साफ करने के लिए कि सरकार हमारे इशारे पर चलती है। बीजेपी को यह साफ करना होगा कि इस बैठक का मकसद क्या था, मतलब क्या था। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बीच बहस में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का और अपने संवाददाता संजय शर्मा का। इनसे हम समय समय पर खबर और अपडेट इस बैठक को लेकर लेते भी रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। फिलहाल बीच बहस में इतना ही। वक्त एक छोटे